यस मैम। आपने एग्जांपल पे फोकस करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली आपको क्या, ये और ये सेम मीनिंग दे रहे हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है किसी भी वेरिएबल की एक्स की एक्स होगी इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हम कहते हैं ना दैट इज दिस थिंग इज इक्वल टू 3, तो हम कहते हैं ये एक्स बेसिकली पॉजिटिव वैल्यू है अगर एक्स 0 है या 0 से ग्रेटर है। यहाँ 0 रख लें, 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, 100 रख लें, 200 रख लें, आंसर पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन हमें बताती है कि आंसर पॉजिटिव होगा अगर वेरिएबल 0 हो या 0 से ग्रेटर। ओके, पहली कंडीशन क्लियर है आपकी? यहाँ पे 0 हो, पॉजिटिव कोई भी वैल्यू हो तो आंसर पॉजिटिव भी बेटा। मैम मैं ये पूछ रहा था कि अगर 3 के साथ -3 का मार्ड आ जाए फिर इसका क्या आएगा? -3 का मॉड आ जाए? जी जी मैम। ओके, तो ये +3 लिखो। यस यस, हम अगली कंडीशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉड जो है वो -x होगी इफ x इज लेस देन 0, अगर x आपका क्या है, लेस देन 0 है। अब -x में जो x की वैल्यू है वो हमने कौन सी पुट करनी है, जो लेस देन है। इट मीन्स टू से दैट अगर हम यहाँ -1 पुट करेंगे तो इस माइनस से मिलके वो भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर हम -100 पुट करते हैं तो अगेन वो इस माइनस से मिलके फिर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ने हमें ये बताया कि चाहे हमारी वैल्यू 0 हो या 0 से ग्रेटर हो तो आंसर क्या आ जाता है, पॉजिटिव। या फिर अगर हमारी वैल्यू 0 से लेस भी हो तो भी आंसर हमारी क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। तो बेसिकली हम उसको डिफाइन इस तरह से कर देते हैं कि अगर 3 है तो 3 ही आंसर है। अगर नेगेटिव वैल्यू का मॉड भी हम लेंगे, ये नेगेटिव वैल्यूज में आ जाता है हम, तो वो भी हमारा क्या आ जाता है, पॉजिटिव ही आता है। मीन्स टू से दैट अगर मैं यहाँ पे -3 ले रही हूँ तो मैं यहाँ क्या पुट करूंगी, यहाँ तो वो मैं -3 ही पुट करूंगी, ऐसा ही है ना, मॉड -3। मॉड -3 मुझे आंसर बेसिकली यहाँ से देगा, तो -3 माइनस के साथ मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह अगर -5 है तो -5 इस मॉड के अंदर तो -5 ही पुट हो रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो यहाँ पे क्या बन जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ऐसा ही है स्टूडेंट्स, क्लियर है? जी मैम क्लियर। ठीक है ना, यहाँ पे आंसर -5 होगा या +5 होगा, लेकिन जब ओपन फॉर्म में आ रहा है तो यहाँ पे तो वो पॉजिटिव नहीं है। यहाँ -5 इस माइनस से मिलके अगेन क्या बन जाता है आपके पास, पॉजिटिव बन जाता है। सो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमें ये बताती है कि चाहे हमारे आंसर पॉजिटिव हो फिर भी आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर हम उसकी जगह नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फिर भी आंसर हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव ही मिल रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है मैम? मैम नेक्स्ट समझा दे, √2 - 1 वाला समझा दे, √2 - 1 का मार्क। यस यस, ये तो पॉजिटिव है ना, ये आपकी एक पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव में ही ओपन हो रही है। उसके बाद 3 - 5 है। अब दो कंडीशन हो सकती है, हम कहते हैं कि पाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3.1 समथिंग होती है, ठीक है, वो माइनस। अब ये माइनस हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, माइनस इधर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, पाई -2। लेकिन वो माइनस अगेन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे पॉजिटिव हुआ है तो यहाँ पर भी वो माइनस आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, मैम यहाँ से माइनस को कॉमन लें तो ये क्या बन जाएगा, माइनस इंटू पाई -3। वो माइनस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फिर जैसे ये मर्ज हो जाता है वैसे ही हमारे पास मॉड के साथ अंदर माइनस हो तो पॉजिटिव फॉर्म में ही ओपन होता है। जी बेटा। मैम हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते कि इसका आंसर भी हम 3 - पाई ही लिख दें? 3 - पाई ही लिख दें? वो इन द सेंस हमने सिर्फ इसलिए उसको पाई को पहले लेके आए हैं कि मोस्टली हम जो कैपिटल वैल्यू ना उसको फर्स्ट कंसीडर करेंगे। पाई की वैल्यू 3.1 समथिंग आ जाती है ना आपके पास, इससे ग्रेटर हो जाती है, तो उसने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन उसको ओपन किया है आपके पास 5 - 3। ठीक है, अगर तो वेरिएबल की कंडीशन होती फिर तो हम उसको 3 - x लिख सकते थे, लेकिन वेरिएबल ने उसने एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दिया है तो स्पेसिफिक वैल्यू को फिर हमने जो बड़ी वैल्यू है उसको पहले लिखा और स्मॉल वैल्यू जो है उसके बाद रिप्रेजेंट किया।
क्लियर है स्टूडेंट? आपका Yes, जो ma'am. नेगेटिव पॉइंट्स है वो बेसिकली यहाँ पुट होता है, लेकिन डेफिनेशन के साथ मिलके वो नेगेटिव पॉइंट क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है यहाँ पे आके। ठीक है, अब ये इसको देखें तो आप यहाँ 1 पुट करें यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 पुट करें यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 पुट करें तो 3 आ जाएगा। ये हमारी ये डेफिनेशन है। ठीक है, अब इसको देखें तो ये डेफिनेशन है। जब आप इसमें -3 पुट कर रहे हैं तो ये -3 इस -3 के साथ मिलके क्या बन गया है, पॉजिटिव हो गया है। प्लस। ठीक है, तो बेसिक यहाँ पर उसने मॉड को वैसे लिखा है -3, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब उसको यूज करेगा तो वो माइनस माइनस के साथ मिलके आपको क्या दे देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब आप जब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो 0 से पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ x जो है ये क्या है, जो लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन की जो हमारी डायग्राम होती है वो हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो 0 से पॉजिटिव वैल्यू की तरफ ये y इज इक्वल टू x है बेसिकली, या हम इसको लिख सकते हैं x मॉड इक्वल टू x। तो ये हमारी 0 से लेके इनफाइनाइट की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। इसी तरह x मॉड जो है वो हमारा नेगेटिव वैल्यूज की तरफ भी जाए तो वो एक मिनट बेटा वेट, जो है यूज करेंगे जब x हमारे पास लेस देन 0 है तो -1 आप पुट करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। -2 पुट करेंगे तो आंसर 2 आ रहा है। मीन्स टू से दैट x की नेगेटिव वैल्यूज पे y की फिर भी पॉजिटिव वैल्यूज ही आ रही हैं आपके पास। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ y इज इक्वल टू x मॉड की ये आपके पास डेफिनेशन है, और ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगेन आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। ये लाइन जो है ये आपकी y इज इक्वल टू x के लिए है। बेसिकली x मॉड क्या है, आपका y है, तो ये लाइन y इज इक्वल टू x के लिए है, और दूसरी लाइन जो है वो y इज इक्वल टू -x के लिए है आपकी। ठीक है, जिसको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने रिप्रेजेंट किया। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके Yes. ओके। अच्छा, यहाँ तक एग्जाम्पल नंबर 8 तक तो हमें डोमेन और रेंज पहले हम देखते थे, उसके बाद हम उस डोमेन रेंज को फंक्शन में पुट करते थे और फिर उसका ग्राफ ड्रा करते थे। ऐसा ही हम एग्जाम्पल नंबर 9 जो है उसमें थोड़ा उसने रिवर्स प्रोसेस कर दिया। उसने आपको ग्राफ दे दिया है और फाइंड क्या करने को कहा है, तो फाइंड द फार्मूला फॉर द फंक्शन। आपने फार्मूला फंक्शन का फाइंड करना है। जैसा कि आप यहाँ आ जाए तो आपको फंक्शन गिवन दिया हुआ है और आपसे ये कहा जाता है कि इस फंक्शन को स्केच करना है, ये ग्राफ ड्रा करना है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो फंक्शन की डोमेन देखते हैं और फिर उसकी रेंज देखते हैं, पुट करते हैं। पुट करके हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें बता देती है कि अब हमारी ग्राफिकल अप्रोच जो है वो कैसे है। जैसा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, या y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, या y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है। So if we know about the domain and of the definition, and if we know about the range, then we draw our graph easily. But in example number 9 we have to taking the reverse trend. एग्जाम्पल नंबर 9 में आपको एक ग्राफ दे दिया है और आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने फार्मूला जो है फंक्शन का वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या कर देखा है कि जो हमारी लाइंस हैं वो हमें पता होना चाहिए ग्राफ की वो कहाँ कहाँ से पास कर रही हैं। तो ये हमारा पॉइंट क्या है, 0 0 है। इस पॉइंट के ऊपर आपका x भी 0 है, आपका y भी 0 है। ऐसा ही है स्टूडेंट्स? आर यू लिसनिंग? यस मैम। यस मैम। आप इस स्ट्रेट लाइन को देखें तो इस पॉइंट पे जाके हमारा Yes, x भी ma'am. 1 है और y भी हमारा क्या है, 1 1 है। यहाँ हमारा x भी 0 है, y भी 0 है। इस पॉइंट पे जाके हमारा x भी 0 है, 1 है, और y भी 1 है। तो हम पहली जो लाइन है इसको डिस्कस करते हैं कि ये लाइन ओरिजिन से कहाँ तक पास हो रही है। द लाइन थ्रू 0 0 एंड 1 1 हैज स्लोप एंड इंटरसेप्ट। इस जो लाइन है इसका स्लोप और इंटरसेप्ट क्या है ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, शायद आपको पेज भी सेंड किए थे, वो फाइंड आउट किया हुआ था हमने। तो हम देखते हैं कि ये हमने कैसे फाइंड किया था, किसी लाइन का जो स्लोप होता है और इंटरसेप्ट। जी स्क्रीन एक मिनट। यस, शो हो रही है स्क्रीन आपके आगे? जी मैम। यस मैम।
ओके, तो ये हमारा पॉइंट 0 0 है और ये हमारा पॉइंट 1 1 था। 0 से 1 लाइन के दरमियान आपने जब भी स्लोप फाइंड करना है तो स्लोप का फार्मूला क्या था, दो पॉइंट्स के दरमियान y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ पर y1 x1 दोनों 0 है, यहाँ पर x2 y2 दोनों 1 1 है। सो y2 1 था और y1 क्या है, 0 है। इसी तरह जो x2 था वो 1 था और x1 जो है वो 0 है। तो स्लोप हमारा क्या आ रहा है इस लाइन का, 1 आ रहा है। y इंटरसेप्ट बेसिकली क्या है, द पॉइंट, y इंटरसेप्ट की डेफिनेशन क्या था, पॉइंट where a line or a curve cross the y-axis of the graph। वो हमारा पॉइंट होता है जहाँ पर लाइन या कर्व जो होती है वो y-axis को ग्राफ पे टच करती है। और इन अदर वर्ड्स फाइंड द y वैल्यू व्हेन x इज इक्वल। y इंटरसेप्ट बेसिकली क्या है, y की वो वैल्यू है जहाँ पर x 0 होता है। तो हमारा x यहाँ पर 0 है, वहाँ पर y की वैल्यू हमारी क्या है, जब y एक्सिस को टच भी कर रहा है, 0 ऐसा ही है। है। ये लाइन हमारी यहाँ पर y एक्सिस को टच कर रही है, तो y इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या है आपका, 0 है। 0 0। वो लाइन फाइंड द y वैल्यू, फाइंड द y वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 0। सो जब आप हाँ जी, वो मैंने उसे कहा था, हाँ जी, कौन सा सारा, हाँ उनसे कहा, वो नासर को कह दिया था, वो ले आएगा। ओके, x की वो वैल्यू जहाँ पर हमारे पास y जो है वो वहाँ यहाँ पर क्या है, y की वो वैल्यू जहाँ पर x आपका 0 है, तो वो y भी हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, 0। इट मीन जो हमारा y इंटरसेप्ट है वो भी क्या है, 0 है, और जो हमारा स्लोप हमने फाइंड किया वो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 हो रहा है। सो इट्स इक्वेशन इज, अब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन, बेसिकली तो ये लाइन है ना, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करते हैं। जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे तो बेसिकली हम अपना फंक्शन फाइंड कर लेंगे और फंक्शन जो है उसका फार्मूला हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा इसी प्रोसीजर के साथ। ओके, सो y इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। y एज इट इज, पहला पॉइंट हमारा क्या था, 0 था। बेटा जब मैक्सिमम स्टूडेंट्स हो ना तब अटेंडेंस एक दफ़ा दोबारा ले लिया, लेकिन जब आपको लगे कि अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट हैं तब ले लिया। ओके, y1 पॉइंट हमारा 0 है, m हमारा 1 है क्योंकि हमने जो स्लोप फाइंड किया था वो 1 था, और x माइनस 0, x1 भी हमारा क्या है, 0 है। ये मैसेजेस करके हो जाएगी बेटा, हो जाएगी आपकी अटेंडेंस, टेंशन ना लें और दरमियान में इतना मैसेज ना किया करें। आप लोग ऐसा करें कि जीआर और सीआर का नंबर ले लें पर्सनल, उस पर मैसेज करके उनको कन्वे किया करें। अब जब हमने वैल्यूज पुट की हैं, m की 1, y1 की 0, x की 0, तो y इज इक्वल टू x आ गया। इट मीन्स हमारा जो ग्राफ हमें हाफ, अभी हमने सिर्फ हाफ ग्राफ की बात की है, दूसरा ग्राफ तो इधर को आता है ना, उसके लिए हमें जो फंक्शन मिल रहा है वो एक लीनियर फंक्शन है, that is y is equal to x or f of x equal to x if x is 0 से, x कहाँ पे कहाँ लाई कर रहा है, 0 से 1 के दरमियान। x कहाँ पर लाई कर रहा है आपका, 0 से 1 के दरमियान, 0 लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू 1। नो, फॉर लाइन थ्रू, अब हमने दूसरी लाइन देखनी है जो 1 1 से और 2 0, ये पॉइंट 1 1 है और ये हमारा पॉइंट क्या है, 2 0। ये बता रहा है कि x की वैल्यू यहाँ पे 2 है और y की वैल्यू आपकी क्या है, 0 आ रही है। अब हमने फंक्शन जो फाइंड करना है वो इस लाइन के लिए फाइंड करना है, 1 1 एंड 2 0। सबसे पहले हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे, y2 माइनस y1 x2 माइनस y1 x1। पहले हमारी ये लाइन थी तो हमने दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड किया या अपना स्लोप फाइंड किया। अब हमारे दो पॉइंट्स ये हैं, अगर हम इन दो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे तो अब हमारा x1 ये है और x2 हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ओके, तो y2 हमारे पास 0 है और y1 की वैल्यू क्या आ रही है, -1। इसी तरह हमारा x2 2 है और x1 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो ये स्लोप आपके पास क्या आ गया, -1। सो इक्वेशन ऑफ लाइन अगेन हम देखेंगे कि हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 की वैल्यू आपकी 1 है,
-1 हमने स्लोप फाइंड किया, x एज इट इज, और x1 की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ रही है -1। इसको जब आप रीअरेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये -1 इधर ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू -x + 1 + 1, दैट इज y इज इक्वल टू -x + 2 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2। सो पहला फंक्शन हमारा ग्राफ का जो था वो y इज इक्वल टू x था, जब x 0 से 1 के दरमियान लाई कर रहा है, और ये अपनी डोमेन जरा कंप्लीट कर लीजिएगा, 0 लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू 1। और दूसरा हमारा फंक्शन जो है वो y इज इक्वल टू 2 माइनस x है, जब x जो है वो 1 से 2 के दरमियान है। और हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये हमारे लीनियर फंक्शन है क्योंकि स्ट्रेट लाइंस ड्रा हुई हैं। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको ये एग्जांपल? फिर ग्राफ से आपने फंक्शन जो है वो कैसे फाइंड करना है। सो टू फाइंड द formula for the function, first of all you have to find out the slope, then you have to find out the equation. This is valid only for the straight lines. Straight line के अलावा अगर कोई curved form है तो वो फिर हम और तरीके से उसको फाइंड करेंगे आगे जाके अगली क्लासेस में। So students, example number 9 क्लियर है आपकी? यस जी मैम, मैम। क्लियर है। Yes, मैम ma'am. ये Yes, ma'am. और किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो वो डिस्कस कर सकता है, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। मैम ये एक ग्राफ के दो फंक्शन कैसे हो सकते हैं? ये स्टूडेंट क्या क्वेश्चन है आपका? मैम ये एक ग्राफ के दो फंक्शन कैसे आ गए? आपके मैम इसको नो ये देखो नो जैसे हमने अभी पीछे पीस वाइज डिफाइन फंक्शंस की बात की है, तो हमने पूरे ग्राफ के लिए सबसे पहले अपनी ये कंडीशन फाइंड किया, उसके बाद हमने दूसरी कंडीशन का जो ग्राफ है वो फाइंड आउट किया है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते थे कि हमारे एक फंक्शन पे सारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनी है। नो, पीसेस में डिवाइड हुआ हुआ है, ये 0 से 1 पे, और फिर हमने उसको 1 से 2 के ऊपर फाइंड आउट किया है। ओके, क्योंकि देखिए सेम ये सिचुएशन जैसा कि एग्जांपल नंबर 8 में आपको डिस्कशन दी हुई थी, ये हमने लेदा फंक्शन लिया था y इज इक्वल टू x, और ये हमारा y इज इक्वल टू -x एक लेदा फंक्शन पे डिस्कस हुआ। ठीक, इसी तरह क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन थी, इनमें कर्व आ गया था, एक बेंड आ गया था, हमें दरमियान में दो पॉइंट में उसमें कहीं ना कहीं जब भी बेंड आ जाए तो आपको दो कंडीशन के ऊपर, या अगर फिर दोबारा बेंड आ गया फिर दोबारा ये स्टार्ट होता, तो 3 कंडीशंस के ऊपर अपना फंक्शन जो है वो फाइंड आउट करना पड़ना था, उनको पीसेस में डिवाइड कर देते आप। ठीक है स्टूडेंट्स? हाँ, अगर ये बिल्कुल बेंड ना होता, इसमें थोड़ी सी कर्व्ड फॉर्म होती, फिर हम कहते हैं कि ये किसी एक ही फंक्शन का ग्राफ है। क्लियर है स्टूडेंट्स? जी मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो ये हमारा वो कंडीशन है जब 0 से 1 के दरमियान हमारी डोमेन थी। दूसरी लाइन हमने ली जब हमारी डोमेन जो है वो 1 से 2 के दरमियान होगी। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज रिप्रेजेंटेड एज, और स्लोप आपका कोई भी दो पॉइंट के दरमियान हमेशा क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ओके, उसके बाद उसने इसी ग्राफ को फर्दर भी डिस्कस किया है। सॉरी, मुझे ये बिल्कुल रेड लाइन नजर नहीं आ रही थी, इस पे भी ग्राफ डिस्कस हुआ है आपका। तो ये देखिए, हम ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलती जा रही है, ऐसा ही है। और स्ट्रेट लाइन हमेशा कब होती है, एक्सिस के ऊपर, जब y आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाए। तो फिर आप x3 पुट करेंगे, y तब भी 0 है, आप x4 पुट करेंगे, y तब भी 0 है, आप x5 पुट करें, y तब भी 0 है, आप x6 पुट करें, y तब भी 0 है। ये we can say that this is the constant function, और constant function में अगर constant को डिस्कस करें तो वो 0 constant है आपका। सो बेसिकली ये फंक्शन जो है आपके पास सेम इसी फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करा जो एग्जांपल नंबर 8 में हमने डिस्कस किया था। 2 डिस्टिंक्ट डोमेन्स थी इसकी, और यहाँ पे हमारे फंक्शंस की डिस्टिंक्ट डोमेन्स कितनी है, 3 आ चुकी हैं। एक 0 से 1 पे है, एक 1 से 2 पे है, और एक ग्रेटर देन 2 हमने डिस्कस की है।
अब क्योंकि हमारा ग्राफ हमें ये बता रहा है कि जैसे ही वो 2 से ग्रेटर जा रहा है वो स्ट्रेट लाइन बन जाती है, और स्ट्रेट लाइन हमेशा अगर एग्जैक्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हमेशा वाई आपका जीरो फंक्शन होता है। दैट इज दिस। नेक्स्ट जो हम फंक्शन डिस्कस करने लगे हैं ये भी हमारा ये स्टेप फंक्शन हम बोलते हैं। स्टेप फंक्शन इसलिए बोलते हैं कि ये 1 स्टेप या 2 स्टेप या 0.5 स्टेप सेम सीक्वेंस के साथ अपवर्ड फॉर्म में चला जाता है। सो in example number C, at the beginning of this section we consider the cost C into W of mailing a large envelope with weight W। किसी भी एनवेलप का जो कॉस्ट है वो उस एनवेलप के वेट पे डिपेंड करती है। तो CW जो है वो किसी एनवेलप की कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो कॉस्ट है वो हमारे पास किस पे डिपेंड करती है, वेट पे। जितना वेट होगा उतनी ही कॉस्ट होगी। सो in example C अब कौन सी है ये तो मुझे नहीं याद है, पीछे शायद कहीं है। चलो बहरहाल हम इधर ही डिस्कस करेंगे। स्टार्ट टॉपिक था ना, 4 ways to describe the, उसमें ये सी वाली एग्जांपल थी। ओके ठीक है। वी कंसीडर उसमें सिर्फ ये कंसीडर किया था कि जो किसी भी एनवेलप की जो कॉस्ट है वो उसके वेट पे डिपेंड करती है। In fact, this is the piecewise defined function। ये piecewise defined function है, हमें उसकी graphical approaches से clearly in fact ये स्टार्ट आवाज आ रही है आपको? जी मैम आवाज आ यस मैम आ रही है। किरण बेटा आपने अपना एक नंबर रिप्लेस करके भेजा है, आप इधर मैसेज करने की बजाय ज़रा व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करेंगे तो फिर मैं आपका ऐड कर दूंगी। और अगर आप उस ग्रुप में ऐड है तो आप डायरेक्टली बेसिकली ये मैसेज मैडम इरम को कन्वे कर दें, ठीक है? अपना मैडम इरम के पर्सनल नंबर पे कर दें तो वो आपको ऐड कर देंगे, ठीक है? अगर फिर वो नहीं करेंगी तो फिर मुझे बताइएगा, फिर मैं कर दूंगी आपको। Okay. In fact, this is the piecewise defined function because from the table of values on page 13 we have, अगर आप देखें तो उसने कुछ कॉस्ट जो है एनवेलप की वो फाइंड आउट की है। जब वेट जो है वो 0 से 1 के दरमियान है तो जो कॉस्ट है एनवेलप की वो 0.98 है। डॉलर्स में हो सकती है, रुपीज़ में हो सकती है, किसी भी सूरत में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। If your weight is 1 to 2 then cost is 1.19। 2 से 3 के दरमियान किसी एनवेलप का वेट है तो कॉस्ट है एनवेलप की वो 1.40 है, और 3 से 4 के दरमियान जब है तो वो 1.61 है। अच्छा जी, अब इस फंक्शन में एक बात जो बहुत ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और जानना बहुत ज़रूरी है, जिसका पीछे भी आपने क्वेश्चन किया था, तो ये आपको कुछ होल नज़र आ रहे हैं बेटा सबको? जी मैम। जबकि ग्राफ की दूसरी साइड्स पे आपको फिलिंग नजर आ रही है, ऐसा ही है। ये बेसिकली इसलिए है कि जब हमने 0.98 डॉलर की डिस्कशन की है तो उस वक्त जो हमारा वेट है वो 0 नहीं है, 0 से ग्रेटर है, लेकिन 1 के इक्वल है, 1 से लेस भी है और 1 के इक्वल भी है। तो 0 से 1 के दरमियान जब हमारा वेट रहा, इस 0 से 1 के दरमियान, तो हमारी जो कॉस्ट थी वो तकरीबन 0.98 ऑलमोस्ट 100 थी। तो ये हमने एक स्ट्रेट लाइन 0 से 1 के दरमियान बता दी, लेकिन उसमें एग्जैक्ट 0 शामिल नहीं किया, इसलिए उस पे होल है। अगर ये 0 के इक्वल होता तो इसको भी हम फिल कर दें। क्लियर? सही है? जी मैम। यस मैम। इसलिए हमने इसको फिल कर दिया। इट मीन जो पॉइंट हमारी डोमेन में शामिल हो जाता है उसको हमेशा आप फिल करोगे, जो पॉइंट आपकी डोमेन में शामिल नहीं होता, जो कि हम ये नहीं कह सकते थे कि हम ग्राफ 0 से आगे थोड़ा करके बनाना शुरू कर देते। हमें ज़रूरत थी कि हम एग्जैक्ट वही से स्टार्ट करते, क्योंकि 2 स्पेसिफिक पॉइंट्स के दरमियान हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन होल का मतलब होता है कि हम इस पॉइंट को अपनी डोमेन में शामिल नहीं कर रहे हैं। उसके बाद 0, अब हमने 1 के इक्वल भी है और 1 से आगे ग्रेटर भी लिया है।
लेकिन एग्जैक्ट 1 के ऊपर जो हमारी वैल्यू थी वो 0.98 थी। एग्जैक्ट 1 के ऊपर हमारी जो वैल्यू है वो 1.19 नहीं है, क्योंकि वो 1 से ग्रेटर है। तो इसलिए अगेन हमने इस पॉइंट पे जब 1.19 है यहाँ होल्ड कर दिया और 1 से 2 के दरमियान यहाँ जाके फिलिंग कर दी, क्योंकि एग्जैक्ट 2 पे हमारा फंक्शन जो है वो हमें 1.19 वैल्यू दे रहा है। इसी तरह 1.40 है तो 2 से 3 के दरमियान है। 1.40 एग्जैक्ट 2 के ऊपर इसको हमने होल रखा है। आगे पूरी स्ट्रेट लाइन जब जा रही है 2 से 3 के दरमियान, तो 3 पे भी इसकी वैल्यू डिफाइंड है, दैट इज 1.40, सो ये आपका सर्कल फिल है। एंड सो ऑन वी कैन मूव अप टू सो ऑन, हम इसी तरह मूव करते रहेंगे अपनी वैल्यूज के लिए। द ग्राफ इज शोन इन फिगर 18. You can see why functions similar to this one are called step function. This is basically piecewise defined function and also called the step function. हम इसको step function भी बोलते हैं। They jump from one value to the next, क्योंकि वो एक वैल्यू से डायरेक्ट जंप कर जाते हैं दूसरी वैल्यू के ऊपर। Such functions will be studied in chapter 2. उसने कहा इस तरह के functions आएंगे जिनको हम चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये फंक्शन जो है इनको हम आगे जाके कुछ और नाम्स भी लेते हैं, फ्लोर फंक्शन, सीलिंग फंक्शंस, ये आगे हम जाके डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 में डिटेल डिस्कशन के साथ। उसके बाद सिमेट्रीज है। सिमेट्री हम अराउंड एक्स एक्सिस या अराउंड वाई एक्सिस डिस्कस करते हैं या अबाउट द रीजन डिस्कस करते हैं। सिमेट्री बेसिकली हमारे उन फंक्शंस के ऊपर डिस्कस होती है जो हमारे इवन फंक्शंस होते हैं या हमारे ऑड फंक्शंस होते हैं। अभी तक तो हमने पीछे डिस्कशन की किसकी, लीनियर फंक्शन को देखा हमने फिर क्वाड्रेटिक फंक्शंस को देखा। उसके बाद हमने देखा कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कैसे डिफाइन होते हैं, पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन कौन से हैं, उनकी डोमेन्स, रेंज प्लस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी। उसके बाद हमने देखा कि अगर हमें फंक्शन गिवन ना दिया हो तो बाय यूजिंग ग्राफ हाउ कैन वी फाइंड आवर फंक्शन। ये सारी स्टेप बाय स्टेप हमारी डिस्कशन थी। उसके बाद हमने स्टेप फंक्शन को डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारी सिमेट्रीज हैं, और सिमेट्री हमारी किसी भी इवन या ऑड फंक्शन के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सिमेट्री क्या होती है कि मोस्टली रिफ्लेक्शन के फॉर्म में हम लेते हैं। अब रिफ्लेक्शन के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। किसी भी रिवर के पास आप खड़े हो तो आपको पानी में अपनी रिफ्लेक्शन नजर आ रही होती है, दैट इज योर रिवर्स trend. So this symmetry is discussed about even and odd functions. So first of all we discuss what is the even function and what is odd function. If the function f satisfied this, f into minus x equal to f of x, means to say that अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव पुट करने से अगेन वही फंक्शन आ जाता है फॉर एवरी रियल नंबर x in its domain, that f is called an even function like this f into minus x. f of x आपका क्या है, x स्क्वायर, बेसिकली f of x x स्क्वायर है। अब x की जगह अगर हम माइनस x पुट कर दें तो फिर भी आंसर x स्क्वायर ही आ जाए, तो ऐसे फंक्शन आपके क्या कहलाते हैं, इवन फंक्शन कहलाते हैं। अगर आपका f of x जो है वो x क्यूब हो, f of x क्या हो, x क्यूब हो, लेकिन जब हम माइनस पुट करें तो वो माइनस x क्यूब बन जाए, तो ऐसे फंक्शन ऑड फंक्शंस होते हैं। मींस टू से दैट f into minus x equal to f of x आ जाए तो इवन फंक्शन, f into minus x equal to minus f of x आ जाए तो वो क्या बन जाते हैं, ऑड फंक्शंस बन जाते हैं। सो इवन फंक्शन की बहुत ही बेस्ट एग्जांपल जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है दिस। ओके मैम कोई और एग्जांपल दे दें इसकी। यस, आगे हम और एग्जांपल भी डिस्कस कर सकते हैं। आप ले सकते हैं sin x cos x, cos into minus x आपका किसके इक्वल होता है, cos x. cos x के, so cos is even function. If you taking sin into minus x then equal to minus sin x, sin is odd functions, right? Yes, if you ma'am. taking x square, if you taking x square plus 2x plus 1, yeah, if you taking x square plus 3, so minus x square plus 3 again आपके पास x square plus 3 है, this is an even function. If you taking x square plus 2x and if you put x square तो आपको minus x square तो x square ही देगा, लेकिन 2x में चेंज आएगी तो वो आपको odd function बन जाएगा। कुछ इस तरह की डेफिनेशन जिसमें आपका f into minus x minus f into x की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वो स्टेप बाय स्टेप हम सारे फंक्शंस को आगे डिस्कस करेंगे। उसमें सिंपल सी जो cos और sin की मैंने एग्जांपल दी लाइक दिस। ओके,
So if a function f satisfied f into minus x, then f is called an even function. For instance, the function f into x equal to x square is even. आगे अगर आपको मज़ीद इसकी ज़रूरत है तो हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, वहाँ आपको थोड़ी सी इसकी एग्जांपल को बताएंगे कि इवन और ऑड फंक्शंस को बताएं अगर कुछ हुए क्वेश्चन. Yes, whether this is even, odd or neither. So you have two questions 73 and 74 and then 75. तो आप जरा खुद अपने पेजेस उठाएं, x की जगह माइनस एक्स पुट करें. अगर वो सेम एफ ऑफ एक्स आ रहा है तो ये आपका इवन फंक्शन होगा. अगर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाता है तो ये आपका ऑड फंक्शन होगा. जरा मुझे बताएं कौन सी बने हैं कौन से ऑड हैं. अपने पेजेस आपके पास होंगे, पेंसिल्स पास होंगी, इन तीनों को फाइंड आउट करें. ठीक है. 73 जो एग्जांपल है ये ऑड है. पेजेस पे पहले करें, बाद हम डिस्कस करेंगे. सेवेंटी फोर इवन है. मैम सॉल्व कर ली. यस 73 ऑड है और 74 इवन. मैम 73 ऑड एंड 74 इवन. 73 ऑड है और 74 Even. yes Even. okay and then 75 Ma'am, 75 even है. Even. Ma'am, never even, neither odd. 75. मैम ना इवन है ना ऑड है. इवन ना ऑड है. Ma'am, ना even ना odd. नीदर का कंडीशन भी है इसमें. ठीक है. तो ये आपके पास क्या आ रहा है, माइनस एक्स ओवर माइनस एक्स प्लस 1. ऊपर तो आपका रहेगा माइनस एक्स और नीचे आ जाएगा माइनस इंटू एक्स माइनस 1. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो एक्स ओवर एक्स माइनस 1. ये तो हमारा फंक्शन ही चेंज हो जाता है. नीदर इवन और नीदर की कंडीशन में ये डिस्कस होगा आपके पास. मैम 76 बता दें. 76 यस 76. तो x आपके पास है, उसके बाद x मॉड है. x मॉड को आपने ओपन करना, मींस x आपका जब मल्टीप्लाई होगा तो एक दफ़ा x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक दफ़ा माइनस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. जब x के पास साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो x ग्रेटर देन 0 पुट करके आपने देखना है. जब माइनस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो x आपका लेस देन जो है. ये आपकी थोड़ी सी 5 मिनट की असाइनमेंट है. मेरे सुपरवाइजर मुझे बुला रहे हैं, वो 2 दफ़ा इशारा करके जा चुके हैं. मेरे आने तक काम करना है, कोई मैसेज इधर उधर नहीं करना, आराम से बैठ के ही काम करना है. ठीक है. मैम आप कंफर्म कर दें इवन है या ऑड. एक्सरसाइज के क्वेश्चन. Yes, ma'am. 76 question. यस मैम 70. ओके. बुक में इसके आंसर मौजूद होंगे, वहां से आप चेक कर लीजिएगा. ठीक है. ओके मैम. मैम बता दें. ठीक है बेटा. जी मैम. ओके, हम इसकी जरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उसको भी देख लें. ओके, तो थोड़ा सा ये तो आपका क्लियर हो गया कि फंक्शन इवन और ऑड कैसे होते हैं. द ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस ऑफ एन इवन फंक्शन. अच्छा जी, एक आगे भी बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि ये सारी ज्योमेट्री जो है ये हमने याद करनी है. तो याद नहीं करनी है आप लोगों ने, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है. ठीक है. क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, जैसा कि प्रीवियस में 100 नंबर के एमसीक्यूज थे जिसमें से 25 आपने अटेम्प्ट करने थे. 25 बल्कि आपको देने थे, 25 ही आपने अटेम्प्ट करने थे, कोई चॉइस नहीं थी. सो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये आ सकता है. ठीक है. इसको आपने याद नहीं करना, इसको अंडरस्टैंड करना है. इस सारी थ्योरी को जो आगे हम ये पीछे डिस्कस हुई है, ये चीज़ें कि स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, लाइक किस वैल्यू के लिए ये किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, या इन पॉइंट्स के ऊपर ये हमें क्या स्लोप देता है. ये छोटी छोटी बातें ये आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है. ठीक है. अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो वो फिर आप डिस्कस कर लिए.
Okay, now we discuss the graphical representation of this. These are the arbitrary graphs, not on specific functions. The geometric significance of an even function is that its graph is symmetric. Even function की significance जो है geometric significance वो बताने लगे हैं, अभी odd की बात नहीं कर रहे हैं. The geometric significance of an even function is that its graph is symmetric with respect to y-axis. इसका ग्राफ जो है उसने कहा y axis की रिस्पेक्ट से सिमेट्रिक होता है. This means that if we have plotted the graph for x greater than equal to 0, ने कहा कि अगर हम x greater than equal to 0 के लिए ग्राफ को प्लॉट करते हैं, x greater than equal to के लिए जो ग्राफ प्लॉट हुआ है वो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक है. We obtain the entire graph simply by reflecting this portion about the y-axis. उसने कहा सेम इस ग्राफ को उठाएं, रिफ्लेक्ट कर दें नेगेटिव एक्सिस की तरफ, तो ये आपके पास इवन फंक्शन का ग्राफ होगा और ये सिमेट्री हमेशा y एक्सिस के लॉन्ग है. अगर आपका ग्राफ इस साइड पे बना है, इसको सेम रिफ्लेक्ट कर दें अपनी राइट साइड पे. अगर राइट साइड पे है तो इसकी रिफ्लेक्शन कैसा आ जाएगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे. मींस टू से दैट जब भी इवन फंक्शन का ग्राफ बनेगा तो वो y एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिक होगा, उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो y एक्सिस के लॉन्ग होगी. ओके, जैसा कि यू कैन सी द ग्राफ ऑफ द पैराबोला. जैसा कि आपने पैराबोला का ग्राफ देखा था, पैराबोला जो है वो ऊपर अभी हमने डिस्कस किया था एक एग्जांपल y एक्सिस के लॉन्ग लाइक दिस. ठीक है, इसको एग्जैक्ट उठाएं और इस साइड पे आप रिफ्लेक्ट कर दें तो ये आपका ग्राफ जो है वो y एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिक होगा. मैम रिपीट कर दें. ओके बेटा, जब भी आपका इवन फंक्शन का ग्राफ होगा तो वो y एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिक होगा. मींस टू से दैट जितना ग्राफ x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए बनेगा उसको रिफ्लेक्ट कर दें दूसरी साइड पे सेम y एक्सिस के लॉन्ग वैसा ही ग्राफ बनेगा x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए. अगर सेम वैसा हो तो वो इवन फंक्शन है, अगर सेम वैसा ना हो तो वो इवन फंक्शन नहीं होगा. लाइक दिस इज नॉट एन इवन फंक्शन, क्योंकि अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे बनाया तो इसको हमने जब इधर रिफ्लेक्ट किया तो ये पूरे का पूरा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, बल्कि ज्यादा पोर्शन इधर रह गया है, इधर आपका कम पोर्शन है. सो ये इवन फंक्शन नहीं होगा. हाँ, ये इवन फंक्शन है क्योंकि इसमें जितना आपकी राइट साइड पे ग्राफ है रिफ्लेक्ट होके उतना ही लेफ्ट साइड की तरफ गया है. क्लियर है? जी मैम. ओके यस मैम. ओके मैम जो अभी हमने अगर कुछ ग्राफ की ग्राफिकल शेप जो है सिमेट्री इसमें थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो वो इवन फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा. अगर सेम रिफ्लेक्शन आपको y एक्सिस की तरफ नजर आ रही हो तो वो आपका इवन फंक्शन होगा. मैम ये ग्राफ बनाने पड़ेंगे, ये ग्राफ बनाने पड़ेंगे जो अभी हमने एग्जाम क्वेश्चन किए थे 73. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इवन फंक्शन क्या. आपको इवन फंक्शन चल गया कि जब आप x में -x जो है वो पुट करते हैं तो आंसर f ऑफ x ही आता है. पहली बात आपको ये पता चल गई. उसके बाद आपको फंक्शन की डोमेन भी ज़ाहिर पता होगी, रेंज भी पता होगी. ऐसा ही है ना. अब जैसा आपने इस फंक्शन को इवन फंक्शन हम कह रहे हैं, हमें इसकी डोमेन रेंज तो पता है ना, डोमेन भी पता है, इसकी रेंज भी पता है. अब आप इस पे ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं. जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपकी ये अंडरस्टैंडिंग भी आपको बताती है कि जो इवन फंक्शन का ग्राफ है वो दोनों साइड पे सेम होना चाहिए. अगर उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है तो वो इवन फंक्शन का ग्राफ नहीं रहेगा. क्लियर है? जी मैम. तो जब आपसे कहा जाए कि आपने इवन फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना है, जैसा कि आप एक सिंपल फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हो, यू कैन से दैट कि मैं कह दूं इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करो, तो ऐसे ही आप इवन फंक्शन का भी ग्राफ ड्रा करोगे तो पहले उसकी डोमेन रेंज पता होगी आपको, तो फिर आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं. ग्राफ हम तब ही ड्रा कर सकते हैं हमेशा जब हमें डोमेन और रेंज जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो. ठीक है? जी मैम. ठीक है बेटा? ओके. यस मैम. यस मैम. अब हम आते हैं. यस 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 मैम ये सिमेट्रिक फंक्शन में हम डोमेन रेंज कैसे फाइंड करेंगे? डोमेन रेंज कैसे फाइंड करेंगे? यस, क्योंकि इसमें तो हमने -x और f तो बेसिकली f of x equal to x स्क्वायर ही है ना बेटा.
वो तो हमने उस सिर्फ इवन के लिए चेक किया ना, बेसिक तो फंक्शन आपका यही है f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जैसा कि नीचे एक्सरसाइज में आपके फंक्शन तो आपको गिवन दिए हुए थे ना, x ओवर x प्लस 1, x4 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 गिवन थे ना फंक्शन आपके। तो जो फंक्शन गिवन है आपने उसकी डोमेन रेंज फाइंड करनी है, ठीक है? क्लियर हो गया? यस। Okay. Means to say that I give you one function. Suppose I give you function f of x equal to x over x plus 1. Okay. अब मैं उसके कितने क्वेश्चन आपको दे सकती हूँ? मैं कहती हूँ सबसे पहले इसकी डोमेन फाइंड करें, आपने करनी। उसके बाद मैं कहूँ उस फंक्शन की रेंज फाइंड करें, आपने करनी। उसके बाद मैं कहूँ कि आप मुझे ये भी बताएं कि क्या ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, आपने मुझे बताना है। उसके बाद मैं ये कहूँ कि इसका ग्राफ ड्रा करें, तो आपको ग्राफ भी ड्रा करना है। या मैं पहले कह दूँ कि इसका ग्राफ ड्रा करें, बाद में कहूँ कि इसको इवन ऑड शो करें, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि जब एक फंक्शन दे दिया जाए तो उस पर आप हर चीज फाइंड कर सकते हो। आपने फाइंड कर ली है पीछे, आपको पता है कि डोमेन कैसे फाइंड करनी है, रेंज कैसे फाइंड करनी है, ग्राफ कैसे ड्रा करना है, इवन या ऑड उसको कैसे चेक करना है, ठीक है? ठीक है? यस Yes, मैम। ओके यस मैम। मैम जी मैम अगर एक जी ग्राफ हो, उस एक फंक्शन ना वो इवन हो ना वो ऑड हो, तो फिर उसका हम ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे? समझ नहीं आई? अगर हमारे पास एक फंक्शन है, जैसे कि आप बता रहे हैं f of x is equal to x over x plus 1, तो ना ही ये इवन भी नहीं है और ये ऑड भी नहीं है, तो फिर इसका कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे? आप फंक्शन का ग्राफ तो बेटा ड्रा कर सकते हैं ना, उसकी डोमेन तो आपको पता है, रेंज भी पता है। ओके मैम, ओके ठीक समझ है? गया। यस मैम। ओके। If f satisfied f into minus x equal to minus f of x for every real number x in its domain, then f is called an odd function. अगर f into minus x आपको minus f of x आंसर देती है तो आपका फंक्शन क्या है? odd function है। For example, the function is odd because if we put minus x, then answer is minus f of x. अब ये तो था इवन फंक्शन की ग्राफ। जो ऑड फंक्शन का ग्राफ होता है वो हमेशा origin के about symmetric होता है। The graph of an odd function is symmetric about the origin. If we already have the graph of f for x is greater than equal to 0, we can obtain the entire graph by rotating its portion through 180 degree about the origin. उसने कहा कि अगर तो आपके पास x greater than equal to 0 के लिए ग्राफ गिवन हो, जैसा कि ये ग्राफ हमारे लिए एक पास गिवन है, ओके। अब हमने इसको अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसका ग्राफ जो है वो हमें पता है कि 180 डिग्री पे रोटेट होके सेम वैसा ग्राफ बन जाता है। तो आपने यहाँ पे अपनी लाइक जैसा कि आप मैट्रिक के अंदर प्रकार यूज करते थे रखें, यहाँ पे चले जाए। अब यहाँ से इस ग्राफ को 180 डिग्री पे रोटेट करें तो एग्जैक्ट 180 डिग्री यहाँ बनती है, ओके। अगर आपका ग्राफ एग्जैक्ट यहाँ पे होता तो 180 डिग्री पे रोटेट होके उसने यहाँ पहुंच जाना है, ओके। अगर आपका ग्राफ एग्जैक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा